हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एसएससी एग्जामिनेशन नीड्स। हम कर रहे हैं बच्चों हमारा न्यूज़ टू मार्क्स सीरीज, जो हम हर हफ्ते लेकर आते हैं आपके लिए, जहां पे हम न्यूज़ से आपको मार्क्स तक ले जाने की जर्नी को कंप्लीट कराते हैं। चलिए, तो मैं हूं रोहित सर, आपकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी, और हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं आपको, एसएससी एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आया है ऑनलाइन एसएससी फाउंडेशन बैच ओनली ऑन ₹1,999। गूगल प्ले पर जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारा ऐप, जिसका नाम है टीम एक्सपर्ट। और आपको जो है ये iOS पे भी मिल जाएगा बच्चों। इसके अलावा यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता ही है, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, और बैच से रिलेटेड और जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो सारी की सारी जानकारी आपको इन हेल्पलाइन नंबर्स पर मिल जाएगी। क्लियर हुआ? तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं बच्चों। पहला हमारा आज का टॉपिक है यूएस सऊदी अरब का सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट। मतलब कि क्या हुआ है सर, यूएसए मतलब कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक, ठीक है, सिविलियन न्यूक्लियर कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके आम तौर पर कहा जाता है, इसको कहा जाता है सर 123 एग्रीमेंट। क्या कहा जाता है इसको सर? 123 एग्रीमेंट कहा जाता है। 1 2 3 एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या करता है सर? न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, मतलब कि परमाणु या आणविक ऊर्जा के ऊपर होगा। किन दो देशों के बीच में हुआ सर? सऊदी अरब और यूएसए के बीच में। क्लियर है बच्चों? ये कहां से डील करता है ये एग्रीमेंट? यूएस का एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 के सेक्शन 123 पर आधारित होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? 123 एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है सर? ये किसी भी चीज पे कानूनन बाध्य एग्रीमेंट होता है, जो यूएस को किसी भी देश के साथ अगर परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा के लिए कोई भी समझौता या एग्रीमेंट साइन करना है, उससे पहले ये एग्रीमेंट क्या होता है? जरूरी होता है। अगर किसी देश के साथ साझेदारी करनी है आणविक या परमाणु ऊर्जा के अंदर, तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट होना, यह वाला हमारा बहुत जरूरी हो जाता है। इसका मुख्य यूज क्या है सर? पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब कि सर जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनका शांतिपूर्ण काम जो है यूज उपयोग हो सके, उस चीज को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहता है। जैसे कि आपके न्यूक्लियर मटेरियल्स रह गए, मतलब कि सर जो आपका प्लूटोनियम रहता है, थोरियम रहता है, यूरेनियम रहता है, इन सब को, इसके अलावा सर जो रिएक्टर वगैरह बनते हैं उनके इक्विपमेंट्स, उसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब कि सर बाकी सारी जो तकनीक चाहिए होती है हमको एक न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मतलब कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए। इसके अलावा सर शोध व अनुसंधान के लिए साइंटिफिक रिसर्च और टेक्निकल एक्सचेंज, मतलब कि सर जो वहाँ भारत के साइंटिस्ट वहां चले जाए और वहां के साइंटिस्ट यहाँ आ जाए, ऐसा कुछ एग्रीमेंट को कहा जाता है आपका टेक ट्रांसफर या फिर टेक्निकल एक्सचेंज। इसके अलावा ये क्या कर रहा है कि सर ये यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी गतिविधियां इंटरनेशनल नो प्रोलिफरेशन स्टैंडर्ड्स के अनुसार हो। नो प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बच्चों कि अब से जो है आप सैन्य शक्ति के लिए या विनाश सैन्य शक्ति के लिए विनाशकारी वेपन्स अब आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, भारत का भी यूएसए के साथ ऐसा ही एक एग्रीमेंट साइन है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? यूएस इंडिया 123 एग्रीमेंट। क्या बोला जाता है उसको? याद रखेंगे आप, यूएस इंडिया 123, क्योंकि सेक्शन 123 के तहत आता है 123 एग्रीमेंट, इसको अपन कहते हैं। ठीक है, क्या करता है सर? यूएस इंडिया को इसके अंतर्गत न्यूक्लियर फॉइल के अंदर क्या आता है सर? फ्यूल के अंदर क्या आता है? यूरेनियम, यूरेनियम और थोरियम, इसकी सप्लाई करता है। इसके अलावा जो रिएक्टर्स होते हैं जहां पे ये पूरी चेन रिएक्शन करी जाती है, जैसे कि दो तरह से होता है, एक होता है सर मेरा फिशन, और एक होता है बच्चों फ्यूजन। जैसे मान लीजिए क्या हुआ सर? फिशन का मतलब होता है H+H मिलके बन रहे हैं हमारे हीलियम, और फ्यूजन का मतलब होता है सर हीलियम को तोड़ के मैंने क्या बना दिए? हाइड्रोजन के दो एटम। सॉरी, उल्टा लिख दिया है बच्चों मैंने। ठीक है, यहाँ पे जो है H+H मिलके अगर हीलियम बनाते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है सर? फ्यूज हो जा रहे हैं। और अगर मैं हीलियम को तोड़ के दो हाइड्रोजन के एटम बना रहा हूं, तो इसको क्या कहते हैं? फिशन कहा जाता है। फिशन का मतलब होता है टूटना, और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। क्लियर है? तो इस अनुसार जो हमारे रिएक्टर्स रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है सर? हमारे फिशन रिएक्टर ही है। फ्यूजन रिएक्टर जो है वो है हमारा बच्चों टोकामेक रिएक्टर। टोकामेक, ठीक है, कहाँ है? फ्रांस में बन रहा है।
इसमें भारत की भी काफी अच्छी साझेदारी है। क्लियर है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि इसके अलावा टेक्नोलॉजी प्रदान करता है किसके लिए सर? केवल और केवल सिविलियन यूज के लिए, मतलब कि सिर्फ आप ऊर्जा सुरक्षा के लिए काम में ले सकते हो, सैन्य या फिर जो है विनाशकारी उपकरण बनाने के लिए इसको आप काम में नहीं ले सकते हो। ठीक है। फिर कहता है नॉन प्रोलिफरेशन, नॉन एनपीटी, एनपीसी जो कहते हैं, ट्रिटी होती है एक, भारत को अपने सिविलियन और मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब कि क्या होगा सर, अगर आप मिलिट्री सैन्य शक्ति के लिए कुछ बना रहे हो तो उसके अंदर इस अग्रीमेंट के तहत जो भी सामान, जो भी सामग्री, रिएक्टर, जो भी टेक्नोलॉजी आपको दी जा रही है उसको आप काम में नहीं ले सकते। आप अपने सैन्य या फिर जो है आपकी परमाणु क्षमता को बढ़ाने के लिए, सैनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप अलग से काम में करोगे, क्योंकि क्या करेगा यहाँ पे सिविलियन रिएक्टर्स को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सेफगार्ड्स के तहत रखा जाएगा। क्लियर है बच्चों। इसके अलावा क्या कहा है कि ये किसी भी तरह के सैन्य जो प्रोग्राम है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है ये एग्रीमेंट। न्यूक्लियर एनपीटी ट्रीटी से अलग है। एनपीटी का मतलब क्या होता है सर? अब से आप जो है विनाशकारी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाओगे। तो जो जो भी देश इस ट्रीटी को, इस संधि को साइन करते हैं, एनपीटी संधि को साइन करते हैं, वो देश ये नहीं बना सकते। लेकिन भारत इस संधि पे साइन नहीं करता है। भारत को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट छोड़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा ये एग्रीमेंट क्या करेगा, भारत की जो है ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है और दोनों देशों के बीच में जो है आर्थिक जो है सहभागीदारिता होती जो, ठीक है, आर्थिक सहभागी को, ठीक है, यहाँ पे भागीदारी को बढ़ाता है। चलिए, इसके अलावा आप देखिए, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन कि 123 एग्रीमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एग्रीमेंट यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 के सेक्शन 123 पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है सर, ये बताया आपने। इसका उद्देश्य न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। नहीं सर, हथियार को तो बनाने ही नहीं दे रहा है, हथियार की तो बात ही नहीं है। केवल और केवल नागरिक उपयोग के लिए है। केवल और केवल किसके लिए है? नागरिक उपयोग के लिए, सैन्य शक्ति या डिफेंस की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काम ये नहीं करता है। चलिए, ये पीसफुल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। बिल्कुल सर, सही बात है। ये क्या करता है? पीसफुल कॉर्पोरेशन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सही उत्तर पूछ रहा है अपन से, तो सही उत्तर हो जाता है बच्चों हमसे केवल 1 और 3। चलिए, अगला हमारा टॉपिक हो जाता है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, एसओफीआई, सोफी रिपोर्ट 2026। क्या होता है बच्चों? ये रिपोर्ट जो है 2026 के अंदर इंडिया के अंदर क्या है, हंगर रिडक्शन, मतलब कि भुखमरी के अंदर जो है हमें कमी देखने को मिली है। लेकिन जो अफोर्डेबिलिटी होती है, मतलब हर कोई जिसको खरीद सके, या फिर न्यूट्रिशियस डाइट, मतलब कि पौष्टिक आहार की पहुंच में अभी भी क्या बना हुआ है? चैलेंज बना हुआ है। लेकिन भारत अभी भी सर जो है, भुखमरी को तो हमने कम कर दिया, लेकिन पौष्टिक आहार और पौष्टिक आहार आहान, ठीक है, खाने के लिए जो अफोर्डेबिलिटी होती है, मतलब कि जो आर्थिक सहायता चाहिए होती है, आर्थिक सक्षमता चाहिए होती है, वो अभी भी जो है भारत की विकास के मार्ग पे चुनौती बना हुआ है। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ देख लेते हैं कि क्या कह रहा है सर। ग्लोबल सिनेरियो, वैश्विक तौर पर अगर मैं बात करूं तो 2025 के अनुसार जो ग्लोबल लेवल पर जो है क्या रही है, जो भुखमरी है वो कितनी रही है? 7.8% रही है। ठीक है। इससे पहले अगर मैं बात करूं 2022 के अंदर ये थी बच्चों कितनी? 8.6% जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का। 2024 के अंदर ये हुई बच्चों 8.1% जनसंख्या, और 25 की रिपोर्ट 2026 में आई है और इसकी रिपोर्ट रही है अपनी 7.8%। मतलब कि हमें क्या देखने को मिल रहा है? डिक्लाइनिंग, गिरावट देखने को मिली है। विश्व भर में भुखमरी के अंदर क्या देखने को मिली है? हमें गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा क्या बोल रहा है, अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो क्या कह रहा है? अंडर न्यूट्रिशमेंट, मतलब कि क्या कहते हैं बच्चों उसको? कुपोषण। अंडर न्यूट्रिशमेंट का मतलब क्या होता है? कुपोषण। ठीक है। माल न्यूट्रिशन, अंडर नरिशमेंट, ये की बात है, मतलब इसी का सिमिलर होता है। तो 2023 23 सॉरी 23 और 25 के बीच में कितने हैं? भारत की जनसंख्या का 9.8% हिस्सा जो है किसके अंदर है सर? कुपोषित है, कुपोषित होने की कगार पर है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों 2004 और 2006 के बीच में, तब ये कितना प्रतिशत भाग था? 21.1%। मतलब सर इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिली है? कमी देखने को मिली है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे हेल्दी डाइट कॉस्ट, हेल्दी डाइट कॉस्ट का मतलब होता है एक पूर्णतया पौष्टिक जो डाइट आप है, जो भोजन आहार आप लेते हैं, उसकी लागत के अंदर क्या हुई है? कॉस्ट बढ़कर कितनी हो चुकी है सर? $4.11 पर दिन, पर पर्सन, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति
प्रतिदिन, मतलब कि सर इसमें देखने को मिल रही है मुझे वृद्धि 2017 के मुकाबले कितनी बढ़ गई है, 48% वृद्धि देखने को मुझे यहाँ पर मिलती है। लगभग जो है बच्चों कितना हो गए, 400 रुपए के आसपास की थाली हो चुकी है। ये कितनी हो चुकी है, 400 रुपए तक के, मतलब आज के टाइम पे पौष्टिक आहार कितने का हो गया, 400 रुपए का। लेकिन अगर मैं आज भी देखूं तो औसतन कुछ व्यक्ति इतना खर्च नहीं कर पाते हैं एक दिन के अपने आहार पर। क्लियर है? तो चलिए, इसके अलावा क्या है बच्चों, इसी को कहा जाता है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे एक पौष्टिक आहार तो उसको कहा जाता है अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस। मतलब कि क्या हुआ है कि सर अभी भी भारत के अंदर लगभग जो है 520.1 मिलियन, मतलब कि लगभग 35.5% जनसंख्या का जो हमारा हिस्सा है वो अभी भी 400 रुपए का एक दिन का खाना अफोर्ड नहीं कर पाती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है सर, माल न्यूट्रिशन, मतलब कि कुपोषण के और क्या संकेतक है बच्चों? इसके अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है बच्चों, जो बच्चे जरूरत से ज्यादा क्या रहते हैं, पतले रहते हैं, दुबले और पतले बच्चे रहते हैं, दुबलापन, पतलापन, बोनापन, इन सब के अंदर मुझे क्या देखने को मिली है बच्चों, गिरावट देखने को मिली है। कहाँ देखने को मिली है गिरावट, मतलब कि कमी देखने को मिली है। क्लियर हुआ? इसके अलावा चाइल्ड ओवरवेट, अडल्ट ओबेसिटी और वुमेन एनीमिया क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। मतलब कि क्या हुआ है सर, बच्चे आजकल आप देखोगे सारे मोटे हो चुके हैं। ठीक है, धीरे धीरे मोटे हो चुके हैं, मतलब सर जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, ओबेसिटी बढ़ रही है। अडल्ट ओबेसिटी, अडल्ट ओबेसिटी मतलब सर जो हमारी युवा जनसंख्या है उसके अंदर भी मोटापा अब जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग गया है। महिलाओं के अंदर एनीमिया की जो शिकायत रहती है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो है एनीमिया के अंदर, एनीमिया में क्या रहता है सर, ब्लड के अंदर कमी रहती है कुछ मिनरल्स की। सर उसकी वजह से क्या है, बहुत सारी जो साइकिल्स होती है आपकी, जिसके मेंसुरेशन साइकिल अपन कहते हैं सर, फर्टिलिटी जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसमें भी बहुत दिक्कत आती है और महिलाओं को आजकल काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला है सर, वृद्धि देखने को मिली है। सर जो बच्चों में उनमें मोटापा बढ़ गया है, जो वयस्क हैं उनके अंदर जो है मोटापा बढ़ चुका है, और जो वुमेन है उनमें एनीमिया की शिकायत यहाँ पे हमें देखने को, वृद्धि देखने को मिलती है। अब देखो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से कवर कर रही है। पहला है बच्चों मेरा एमडीएम प्रोग्राम, मतलब कि मिड डे मील प्रोग्राम। ये क्या करता है, जो भी बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं उनका नामांकन, नामांकन के अलावा उनकी उपस्थिति और उनके पोषण को, जो पोषण का जो स्तर है उसको क्या करती है, उसको सुधारती है, उसमें सुधार करती है। ठीक है, फिर उसके बाद है फूड फोर्टिफिकेशन। मतलब कि क्या है सर, कि यहाँ पे जो है इनका जो भंडारण होता है, भंडारण के लिए मतलब कि फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड व्हीट, जो हमारा चावल हो गए, आटा हो गया, आपका जो एडिबल ऑयल हो गए, इसको भी क्या किया जा रहा है, पीडीएस के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कि जो आपकी राशन की दुकानें होती हैं उनमें इनकी भी अब गुणवत्ता को क्या करा जा रहा है, सुधारा जा रहा है, ताकि पूर्णतया पोषण यहाँ पे प्राप्त हो सके। इसके अलावा इन सबको डील करने के लिए हमारे पास क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएसएफए से 2013, इसके अंदर अभी थोड़ा टाइम पहले ही संशोधन किया गया है। ठीक है, ये संशोधन में क्या किया गया था, क्या बदलाव थे, क्या प्रस्ताव थे, ये आप कमेंट में जरूर बताइए मुझे। एनएफएसए संशोधन, मुख्य प्रस्ताव एक ही था सर। ठीक है, मुख्य प्रस्ताव एक ही था कि कितना अन्न वितरित होगा, मतलब कि क्या कर रहा है सर, ग्रामीण क्षेत्र की 75% जनसंख्या और अर्बन क्षेत्र की, शहरी क्षेत्रों की 50% जनसंख्या को क्या है, ये टारगेटेड पब्लिक डिलीवरी सिस्टम के तहत क्या करेगा सर, जो है सब्सिडी प्राइस पर फूड जो उनको उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा क्या है सर, एक हमारा पोषण ट्रैकर है। क्या है, पोषण ट्रैकर है, क्या है ये, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल है, ये उपकरण है जो किसके द्वारा बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब कि महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा जो है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, बच्चों के अंदर सर दुबलापन, बौनापन, मोटापा आदि को क्या करता है, ट्रैक करता है, उसका परीक्षण करता है। फिर इसके अलावा मैंने बताया था कि सर भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है, जो गरीबी रेखा के नीचे या उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो मतलब उन लोगों को जो है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण अन्न योजना है। इसके अलावा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण पोषण अभियान 2.0 है। ठीक है, इसके तहत क्या है सर, पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सर्विसेज, स्कीम फॉर एडोलसेंट, मतलब कि वयस्क लड़कियों के लिए, एडोलसेंट जो है मतलब कि लगभग 14 से 18 साल के बच्चों के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे अलग से स्कीमें चलाई जाती है।
ठीक है, तो अब देखते हैं सोफी रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर इसमें अपन को देना है कि 2025 में ग्लोबल हंगर मतलब कि वैश्विक भुखमरी लगभग 7.8% थी। बिल्कुल सर, इससे पहले 2024 में 8.1% थी और उससे पहले 2022 में 8.6% थी। सर इसके अंदर कमी देखने को मिली है, तो सर ये स्टेटमेंट सही है। फिर सर कह रहा है कि इंडिया में अंडर न्यूट्रिशन मतलब कुपोषित जनसंख्या जो है 2006 की तुलना में बढ़ी है। बढ़ी नहीं है सर, कम हुई है। बढ़ी नहीं है सर, कमी हुई है। कम हुई है, कमी हुई है, कम है। ठीक है, चलिए इसके अलावा पूछ रहा है हेल्दी डाइट कॉस्ट 2017 के बाद बढ़ गई है। बिल्कुल सर, 48% जो है हमें यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है, लगभग अभी कितनी हो चुकी है सर, $4.11 प्रति व्यक्ति प्रति दिन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है और 1 और 3 हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको ध्यान होगा हाल ही के अंदर जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट बहुत हुआ था। ठीक है, 20 जो है हमारी जुलाई को काफी तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद जो है सरकार यहाँ पर रिस्पॉन्स में आती है और रिस्पॉन्स में सरकार ने क्या किया, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है, ताकि जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन पर निर्णय लिया जा सके और कड़ी से कड़ी सजा को क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। तो अब देखते हैं फास्ट ट्रैक होते क्या है। सर ये एक प्रकार के विशेष कोर्ट होते हैं जो लंबे समय से पेंडिंग केसेस को क्या करते हैं, जल्दी निपटारा करते हैं। जो क्या करते हैं, जल्दी निपटारा करने का उद्देश्य रखते हैं। ये खासकर किसके अंदर, हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम मतलब वो सर जो मानवता को झंझोर के रखते हैं, जैसे मर्डर हो जाता है और मर्डर से बड़ा क्राइम आपका रेप हो जाता है। ऐसे क्राइम को सबसे पहले जो है टारगेट करता है। इसके अलावा वल्नरेबल क्राइम, ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप्स पे रिलेटेड मतलब कि जो सर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं, वृद्धजन के खिलाफ जो अपराध होते हैं, इन सब के केसेस को ये ज्यादा पहले फोकस करता है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है सर, पुराने टाइम से जो बैकलॉग पड़ी है, बैकलॉग का मतलब पुराने जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उनके अंदर क्या करना है, उनको कम करना है और इसके अलावा जितना तेज हो सके उतना तेज न्याय के, ठीक है, न्याय डिलीवरी को सुनिश्चित करना है। चलिए इसके बाद आगे हम चलते हैं कि भारत के अंदर क्या इससे रिलेटेड कोई लॉ है। नहीं सर, भारत के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट को नियमित करने के लिए कोई भी सिंगल लॉ अभी तक नहीं है। यहाँ पे जो 14वां वित्त आयोग था 2013 के अंदर जो आया था, ठीक है, एन के सिंह की समिति के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसने जो है 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की सुझाव दिया गया था सरकार को यहाँ पे उसके द्वारा, जिसका फोकस किस पे हो सर, हीनियस क्राइम, हीनियर मतलब कि रेप और मर्डर, एज वेल एज 5 साल से अधिक जो पेंडिंग केसेस पड़े उनको निपटारा करना, उसका वो क्या हो, उद्देश्य हो। ठीक है, और इसी चीज को वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए भी क्या किया गया था, सुझावित प्रस्तावित किया गया था, जैसे कि खासकर सर हमारी महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन, फिर इसके अलावा सर जो हमारे स्पेशली एबल्ड होता है, डिसेबल्ड नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली एबल्ड बोलना चाहिए सर, जो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए, टर्मिनेटली जो इल है उन लोगों के लिए। क्लियर है। इसके बाद अब क्या किया है, 2019 में भारत सरकार के द्वारा क्रिमिनल लॉ के अंदर संशोधन किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देश के पश्चात यहाँ पे क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा फास्ट ट्रैक स्पीडी कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की क्या किया गया, स्कीम को लॉन्च किया गया। और यहाँ पे जो इनकी स्थापना के लिए जो फंड आएगा उस फंड का नाम क्या था बच्चों, निर्भया फंड। निर्भया फंड आपको ध्यान है 2012 का दिल्ली रेप केस, ठीक है, उनका नाम जो है, और वो बहुत ही हीनियस क्राइम था। आप देख सकते हैं रेप इज नॉट समथिंग जो आपको लगता है, ठीक है, मैं मेरे लिए अगर मेरे ओपिनियन के अंदर रेप इज फार वर्स देन, फार हीनियस देन मर्डर। क्योंकि सिर्फ आप उस व्यक्ति के अंदर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मर्डर कर लो रेप मत करो, ऐसी बात नहीं है, बट बात यह है बच्चों कि रेप इज अ ब्रूटल थिंग दैट कि आप आत्मा तक को झंझोर के रख देते हो। ठीक है, आप जो है आत्मा तक को झंझोर कर रख देते हो, तो मेरे लिए और ज्यादा बड़ा हीनियस क्राइम होता है रेप एज कंपेयर टू मर्डर। बोथ आर हीनियस क्राइम, अगर मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही दोषी है। ठीक है, इनको इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, इनको जानवरों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, अब खासकर ये फोकस कहाँ करेंगे सर, रेप केसेस के अंदर। इसके अलावा जो पॉक्सो के अंतर्गत जो केसेस आते हैं, मतलब कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके साथ जो है सर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट उनको झेलना पड़ता है, उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी न्याय प्रदान करना। ठीक है, उद्देश्य क्या है सर, टाइम बाउंड ट्रायल, मतलब कि सर एक समय, निश्चित समय सीमा के अंदर ही हम जो है इनको जस्टिस प्रोवाइड करा दे। जैसे कि अगर बात हो कि यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर लिटिजेंट्स, लिटिजेंट्स का मतलब होता है जो केस कर रहा है, जो न्याय की मांग कर रहा है, ठीक है, उनको फिक्स टाइम ट्रायल मतलब कि निश्चित समय अवधि पे ही आपका ट्रायल हो जाएगा। ट्रायल का मतलब है यहाँ पे कि बच्चों आपको न्याय मिल जाएगा, उसका कोई भी कानूनन अधिकार नहीं है। क्या है स्टैट्यूटरी राइट का मतलब, क्या होता है, कानूनन या फिर विधिक अधिकार यहाँ पर नहीं है।
नहीं है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है। फिर लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब बीएनएसएस के अनुसार अगर जो क्रिमिनल है, ठीक है, जो क्रिमिनल ट्रायल है, मतलब कि ऐसे केस जिनके जो क्राइम से रिलेटेड है, किसी किसी अपराध से जुड़े हुए हैं, तो उनको जो है आइडियली कितने साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, आइडियली मतलब निश्चित करते हैं कि 2 साल के अंदर तो उसका ट्रायल हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, मतलब कि जिनके अंदर सर शारीरिक प्रताड़ना, रेप, ठीक है, मॉलेस्टेशन, ये सारी चीजें अगर शामिल है तो उनका ट्रायल कितने में हो जाना चाहिए, 2 महीने के अंदर ही वो कब क्या होने चाहिए, पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है। अगर बात करें कि अभी परफॉर्मेंस कितनी है, कि सर एक जो 3 महीने के अंदर कम से कम कितने 40 से 42 केसेस जो है खत्म हो जाने चाहिए पर क्वार्टर, और 165 के आसपास जो केस है प्रति वर्ष खत्म हो जाने चाहिए। चलिए इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में। इसका उद्देश्य पेंडिंग केसेस का स्पीडी डिस्पोजल करना है, बिल्कुल सर, जो है टाइम बाउंड रहते हैं सर, माउंट करना है इसको। ठीक है। फिर भारत में एफटीसी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, मतलब कि कोई भी लॉ मौजूद है, मौजूद नहीं सर, कोई भी मौजूद लॉ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे ये केस हमारा गलत हो जाता है। फिर बोल रहा है कि सर एफटीसी मुख्यतः हीनियस क्राइम्स और वल्नरेबल ग्रुप्स के मामलों पर फोकस करता है, बिल्कुल सर, जैसे हीनियस क्राइम मर्डर हो गया, रेप हो गया आपका, ठीक है, पॉक्सो हो गया है आपके, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड चाइल्ड एंड, ठीक है। इसके अलावा वल्नरेबल ग्रुप सर आपकी वेमेन के अगेंस्ट कोई क्राइम हो रहा है, ठीक है, बच्चों के अगेंस्ट कोई क्राइम हो रहा है ना, वृद्धजन के अगेंस्ट कोई क्राइम हो रहा है, तो यहाँ पे इन सब के मामलों को ये पहले फोकस करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, केवल 1 और 3 मेरा सही हो जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, मैंने लास्ट क्लास के अंदर 2 बार करवा चुका हूँ उसको, नाटो समिट, ठीक है, नाटो की मैंने और 2 मीटिंग भी कराई थी यहाँ पे। देन इसके अलावा एक और जो है तुर्की अंकारा के अंदर हुई थी, 2026 के अंदर हुई है। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में गठबंधन सामूहिक सुरक्षा मतलब कि क्या है, कलेक्टिव डिफेंस, और यूरोप की रक्षा की औद्योगिक क्षमता मतलब कि डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस डीआईबी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। क्या है सर, सामूहिक रक्षा की पुनः पुष्टि, रीअफर्मेशन ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, मतलब कि है नाटो जो देशों ने, उनकी एक संधि है वॉशिंगटन संधि, उसके अनुच्छेद 5 मतलब कि आर्टिकल 5 के तहत क्या किया गया है, अपनी अटूट प्रतिबद्धता मतलब कि आयरन क्लैड कमिटमेंट को दोहराया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि अगर एक देश में हमला होगा तो उसको सारे देशों पर माना जाएगा। और इसको वापस से दोहराया गया है किसके लिए, रशिया, ठीक है, रूस के उभरते खतरों से के विरुद्ध सैन्य तैयारी को मजबूत करने पर जोर देने के लिए। ठीक है। इसके अलावा क्या कहा है कि जो अब से जो डिफेंस बजट है, मतलब कि जो रक्षा व्यय है, उसके अंदर क्या करूंगा मैं, वृद्धि करूंगा। सभी सदस्य देशों ने क्या करा है, हेग रक्षा प्रतिबद्धता मतलब कि क्या है सर, डिफेंस बजट से रिलेटेड है, हेग डिफेंस कमिटमेंट की पुष्टि की, जिसके तहत 2035 तक जीडीपी का कम से कम 5% रक्षा पर खर्च किया जाएगा। किनके द्वारा, नाटो सदस्य देश के द्वारा। ठीक है, नाटो देश के द्वारा उनकी जीडीपी का कितना है, 5% लगभग यहाँ पे क्या आ जाएगा। फिर यूक्रेन से ही लड़ाई चल रही है मुख्यतः, तो यहाँ पे है नाटो ने यूक्रेन की स्वतंत्रता, फ्रीडम, संप्रभुता, सॉवरेनिटी और क्षेत्रीय अखंडता मतलब कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रक्षा के लिए अडिग समर्थन को व्यक्त किया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बोला है रक्षा के औद्योगिक आधार का सुदृढ़ीकरण मतलब कि सर हम जो है टेक्नोलॉजी, हाई कैपेसिटी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, इन सब सारी चीजें, फैक्ट्री, डिफेंस की फैक्ट्री हो गई है, फर्म्स हो गई है, इन सारे वर्कर्स को हम जो है क्या करेंगे, शामिल किया जाएगा इसके अंदर, मतलब कि रक्षा प्रणाली के अंदर भी सुधार किया जाएगा। नाटो के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या है नाटो का फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, एक सैन्य गठबंधन है जिसको 1949 के अंदर क्या है, नॉर्थ वाशिंगटन ट्रीटी पे हस्ताक्षर करके बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था सर, सदस्य देशों की सुरक्षा और रक्षा, जिसको विशेषकर खा लेगी क्या है, कलेक्टिव डिफेंस के माध्यम से। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 10 देश सदस्य है, अगर 10 में से एक देश पर भी हमला होता है तो वो हमला बाकी के 9 देशों पर भी माना जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। इसके अलावा देखो इसके संस्थापक सदस्य कौन से थे सर, बेल्जियम था, कनाडा था, डेनमार्क था, फ्रांस था, आइसलैंड था, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा पूछ लेता है आपसे कि अनुच्छेद 5 क्या है, बताया था एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। निर्णय प्रक्रिया कैसी होती है सर, निर्णय प्रक्रिया कंसेंसस मतलब कि सबकी सर्वसम्मति से ली जाती है। ठीक है। और यहाँ पे
क्या है, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल क्या होती है, प्रमुख निर्णयकारी निकाय है। फिर सदस्य संख्या कितनी है सर, कुल 32 सदस्य देश है, जिसके अंदर फिनलैंड जो है वो कौन सा बना था, 31वां, और स्वीडन कौन सा बना है बच्चों, 32वां, मतलब कि नवीनतम सदस्य है। अब पूछ रहा है प्रतिबद्धता क्या होती है, सदस्य देश स्वेच्छा से संगठन की पॉलिटिकल कंसल्टेशन और मिलिट्री एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं। चलिए अब पूछ रहा है नाटो के संदर्भ में अनुच्छेद 5, ठीक है, कलेक्टिव डिफेंस का अर्थ क्या है। एक देश पर हमला किसी केवल उसी देश की जिम्मेदारी है, नहीं सर ये तो नहीं है। ठीक है, सदस्य देश केवल आर्थिक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नाटो केवल शांति काल में कार्य करता है, नहीं सर युद्ध काल में भी काम करता है। अब है एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है, तो हमारा ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। चलिए बच्चों आगे अगला बात देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, CWG 2026, इस बार तो भारत ने यहाँ पे परचम ही लहरा दिया है, नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। देन अब देखिए 23वां संस्करण था ये किसका, कॉमनवेल्थ गेम्स का, जहां जिसका आयोजन क्या हुआ, ग्लासगो, कहाँ हुआ था, ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आपके स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी के साथ शुरू हुआ। इसके तहत क्या हुआ, पहली बार कब खेला गया था सर, पहली बार 1930 के अंदर हैमिल्टन कलाना जो है कनाडा के अंदर खेला गया था, जिस टाइम पे इसका नाम क्या था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स नाम था। क्या है सर, ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल इवेंट है, मतलब कि सर केवल एक खेल नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट है तो उसमें क्रिकेट ही खेला जाता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप में, विंबलडन है तो विंबलडन के अंदर सिर्फ टेनिस ही खेला जाता है। तो इस तरह से क्या ओलंपिक की तरह, ओलंपिक में कई सारे गेम होते हैं, उस तरह इसके अंदर भी कई सारे खेल होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है सर, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कराया जाता है। मतलब कि क्या है सर, ये 56 देशों का एक समूह है। ठीक है, जो पूर्व में अधिकांश में क्या रहे हैं, ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल जो है 71 नेशंस और टेरिटरीज को मिला के क्या है इसके अंदर भाग लिया जाता है। चलिए अगर बात हो तो इस सारे वर्ल्ड का, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, पहला कौन सा है सर, पहला है ओलंपिक्स। पहला ओलंपिक्स है, दूसरा कौन सा है हमारा, कॉमनवेल्थ गेम्स, और चौथा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वैश्विक दर्जे पर स्पोर्ट्स इवेंट है। अब देखो भारत का रोल क्या है, भारत ने पहली बार इस खेल की मेजबानी 2010 के अंदर की थी, और अब आने वाले टाइम में 2030 में अहमदाबाद गुजरात के अंदर इसका क्या किया जाएगा, मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। 4 साल बाद अब इसकी क्या की जाएगी, मेजबानी की जाएगी, जिस टाइम पे हम इसकी पूर्ण 100 ठीक है सेंटेनरी सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स, मतलब कि सर 100 साल पूरे होने की जो है यहाँ पे आयोजन भी किया जाएगा। चलिए इसके अलावा देखते हैं कि मेडल टैली के अंदर क्या है, इस मेडल के अंदर भारत को जो है सर 13 गोल्ड, भारत को जो है गोल्ड कितने मिले हैं सर, 13 गोल्ड यहाँ पे मिले हैं, 17 जो है रजत पदक मिले हैं, स्वर्ण पदक, और जो है यहाँ पे जो है कांस्य पदक कितने मिले हैं, 9 मिले हैं। मतलब कि गोल्ड सर 13 है, सिल्वर सर 17 है, और ब्रॉन्ज कितने हैं, 9 है। और इसके अनुसार कितने मेडल मिले हैं हमको, 39 मेडल मिले हैं, और भारत इस मेडल टैली के अंदर कौन से स्थान पे रहा, 4th स्थान पर रहा, चौथे स्थान पर रहा। ठीक है, पहले पे जो है बच्चों ऑस्ट्रेलिया है, जिसके पास 70 गोल्ड है, 45 सिल्वर है, और 56 ठीक है क्या है हमारे कांस्य पदक है। मतलब कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट आप देखोगे यहाँ पे कि भारत धीरे 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 अपने स्पोर्ट्स शैली के अंदर भी क्या कर रहा है, उभार कर रहा है। क्लियर है, अब चलिए यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, कॉमनवेल्थ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत क्या है, 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी, बिल्कुल सही बात है सर। ये जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स यूनाइटेड नेशन द्वारा आयोजित एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, नहीं सर इसके द्वारा नहीं है सर, किसके द्वारा है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन करके एक ग्रुप है, संगठन है। ठीक है, 56 देशों का एक संगठन है, जो पूर्व में ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हैं, उन देशों के समूह के द्वारा इसको क्या किया जाता है, संयोजन किया जाता है। ठीक है, भारत जो है 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा, कहां करेगा सर, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, चलिए तो पूछ रहा है सही कथन कौन सा है, तो सही हो जाता है बच्चों हमारा एक और 3। आगे देखते हैं बच्चों, दिशा 2.0। दिशा क्या है बच्चों, दिशा है हमारा एक समिट जो कि है न्याय की, जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसके अंदर सुधार का काम करता है, कि भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार दिशा 2.0, दिशा की फुल फॉर्म क्या है सर, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन, मतलब कि सर कुछ नवाचार से आधारित कुछ जो है सॉल्यूशंस लेकर आना, किसके लिए, हॉलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। हॉलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस का मतलब है कि सर सर्वव्यापी एक्सेस, मतलब कि सब सब लोग सर्वव्यापी तौर पे जो है न्याय को क्या कर पाए,
पाए, एक्सेस कर पाए, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है बच्चों दिशा 2.0। चलिए अब ध्यान रखिए क्या है इसका बजट कितना है सर, 255 करोड़ का बजट है, 2026 से 31 5 साल के लिए की जाएगी और इसको पूर्ण संपूर्ण भारत के अंदर लागू किया जाएगा। क्या है ये सर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत क्या किया गया है, लागू करता है। मतलब कि क्या होगा सर, यहाँ पे जो है तकनीक, आधुनिक तकनीक या टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सिटीजन फ्रेंडली लीगल सर्विसेज की पहुंच को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। क्लियर है बच्चों। देखिए क्या क्या है इसके अंदर कंपोनेंट सर, पहला है मेरा टेली लॉ। टेली लॉ का मतलब है सर मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर के माध्यम से जो सरकार द्वारा आपको पैनल लॉयर उपलब्ध कराए जाते हैं उनसे आप वार्तालाप, परामर्श वगैरह सब चीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, प्री लिटिगेशन लीगल एडवाइस विया वीडियो कॉल या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल के थ्रू भी आप जो है यहाँ पे परामर्श और सलाह यहाँ पे ले सकते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास न्याय बंधु। न्याय बंधु का मतलब होता है प्रो बोनो लीगल सर्विस। प्रो बोनो का मतलब होता है सर जहां पे वकीलों के द्वारा, ठीक है, जो यहाँ पे अधिवक्ता होते हैं हमारे, उनके द्वारा कोई भी पैसा सामने वाले क्लाइंट से नहीं लिया जाता, उसको क्या कहा जाता है, प्रो बोनो। लेकिन जो भारत की जो है मार्जिनलाइज सेक्शन है सर, जो पूर्णतया से जो है समर्थ नहीं है, असमर्थ जनसंख्या है, उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है न्याय बंधु। ठीक है, कवर्ड, और ये किसके अंदर है सर, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के सेक्शन 12 के तहत ये कवर्ड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा है हमारा लीगल लिटरेसी, ठीक है, और अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, जो है यहाँ पे विधि साक्षरता व अराजकता जो है कार्यक्रम जो है यहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे ग्रास रूट लेवल मतलब कि सर छोटे से छोटे स्तर से जो है कानूनन या फिर विधिक अराजकता को फैलाना है कि कानून के बारे में लोगों को बताना होता है। इसके अलावा सर वर्कशॉप, वेबिनार, आईसी मटेरियल्स वगैरह के तहत, प्रसार भारती के तहत क्या किया जाता है, इसका वो जितना हो सके उतना प्रचार किया जाता है। इसके अलावा एक और हमारी ऐप पड़ जाता है जिसके अंदर कहते हैं हम इसको विधि संजीवनी। विधि संजीवनी क्या है सर, क्या है, सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड। जैसे आप स्टॉक मार्केट वगैरह का डैशबोर्ड देखते हैं तो उसमें दिखाता है ना आपको कि सर इतने केसेस हैं, इतने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, इतने केसेस जो है अभी ट्रायल के अंदर है, इतने केसेस का रिजल्ट आ गया है, तो ये सारी चीज को कहा जाता है आपका डैशबोर्ड। ठीक है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग मतलब कि क्या है सर, जो एक्चुअल वास्तविक स्थिति होती है उसको बताया जाता है। क्या करता है सर, ये जो है जस्टिस सिस्टम मतलब कि सर जो न्याय प्रणाली है उसको सबके लिए एक्सेसिबल, बाकी सबको न्याय मिल सके, और ट्रांसपेरेंट मतलब कि सर क्या है, पारदर्शी बनाता है। इसके अलावा सर मार्जिनलाइज ग्रुप्स को क्या करता है, लीगल एम्पावरमेंट। सर जो यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों को सर पर्याप्त तौर पे सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, उन लोगों का भी जो है विधिक सशक्तिकरण यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा क्या है सर, टेक्निक का यूज करके हम जो है सरकार और सरकारिता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी भी ये इंश्योर करता है। चलिए दिशा 2.0 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है सर, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका उद्देश्य लीगल सर्विसेज की पहुंच बढ़ाना है। बिल्कुल सही है सर। टेली लॉ कंपोनेंट केवल कोर्ट ट्रायल्स के दौरान लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, नहीं सर, ये जो है सामान्य तौर पे प्री लिटिगेशन सर केस होने से पहले भी जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सलाह और परामर्श ले सकते हो। न्याय बंधु प्रोग्राम के तहत एडवोकेट्स गरीब एवं वंचित वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही सर, ये बताया था आपने प्रो बोनो। इसका मतलब क्या होता है, प्रो बोनो होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है सर, केवल एक और तीन हो जाता है मेरा। ये सही है, ये गलत है, यह भी सही है। चलिए अगला आ जाता है मेरा भव्य रसायन स्कीम। अब देखो कई बार नाम के अंदर ही मतलब पता होता है, रसायन का मतलब क्या होता है, केमिकल, और केमिकल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, केमिकल पार्क्स। मतलब कि यूनियन कैबिनेट ने पीएम की अध्यक्षता में भव्य रसायन स्कीम, भारत आधुनिक विकास योजना रसायन स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य भारत के अंदर 3 केमिकल पार्क को स्थापित करना है। 3 केमिकल पार्क, रसायन पार्कों को स्थापित करना है। ठीक है, क्या है सर, अनाउंसमेंट कब हुई थी सर, इसकी अनाउंसमेंट हुई थी यूनियन बजट 2026-27 के अंदर। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है सर, इसका बजट कितना है, 3030 करोड़ रुपए का इसका बजट है। 3000 करोड़ जो है इस पे क्या किए जाएंगे सर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि अवसंरचना निर्माण पर, अवसंरचना पर खर्च किए जाएंगे, और जो है सर 30 करोड़ रुपए इसके प्रशासन पर खर्च किए जाएंगे। मतलब कि सर जो लागू करने के लिए चीजें चाहिए उसके लिए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। कब से कब तक है सर, 2026 से 2031 तक, मतलब कि 5 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा सर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो इसका मतलब क्या होगा सर, केंद्र भी जो है अपना योगदान देंगे और राज्य भी अपने योगदान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, केंद्र जो है किसी भी एक पार्क की स्थापना के लिए जो है 1000 करोड़ तक की राशि की सहायता, वित्तीय सहायता कर सकते हैं, और यहाँ जो राज्य है उनको मिनिमम न्यूनतम 500 करोड़ रुपए तो उसके अंदर मिलाने ही होंगे।
चलिए, इसके अलावा क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्या होगा सर, अवसंरचना जो है कितना है सर, न्यूनतम 2000 एकड़ एरिया तो चाहिए पर पार्क के लिए। फिर कहता है प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज। प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज का मतलब होता है सर, जाओ चालू करो और हो गया काम। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, आप जो है ईवी कार जो होती है हमारी, इलेक्ट्रिक कार्स जो होती है, उसके अंदर क्या होता है सर, गए वो सारा ऑलरेडी स्थापित है, उसके अंदर चार्ज लगाया और आराम से काम में लो। इस चीज को क्या कहा जाता है, प्लग एंड प्ले कहा जाता है, जिसके अंदर अपनी एक चीज आती है सीईटीपी, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब कि सर जो रसायन है उसके अंदर से दूषित पानी, हर चीज हार्मफुल केमिकल्स वगैरह निकलेंगे, तो सर अगर उनको हम सीधे ही नदियों में छोड़ देंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा सर, उस पानी से जो दूषित तत्व है उसको निकाल के उसके बाद ही उस पानी का क्या किया जाएगा, उत्सर्जन किया जाएगा। इसके अलावा सर वो जो पानी है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका भंडारण होना चाहिए, और उसके बाद उसकी निकासी के लिए एक अलग से फैसिलिटी होनी चाहिए। तो सीईटीपी और टीएसडीएफ दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट सारे जो है फैक्टर से कारक हैं। देन पानी की आपूर्ति, जलापूर्ति, पाइपलाइन, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग, इसके अलावा सॉल्वेंट रिकवरी यूनिट्स और स्टीम नेटवर्क्स को भी यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। चलिए बच्चों, इसका फायदा क्या होगा सर, इंडिया की जो केमिकल रसायन जो उद्योग है उसकी ग्लोबल वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा सर हम जो है देखिए सर, रसायन पार्क बना रहे हैं लेकिन हम जो है प्रदूषण को ट्रीट करने के लिए भी यहाँ पे उसके लिए कोई प्रावधान लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम को भी बनाया जाएगा। इसके अलावा एक चीज होती है बच्चों हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन, मतलब कि कुछ चीज यहाँ उत्पादित हो रही है, उत्पादित होने के बाद वो निर्यात के तौर पे कौन कौन से देशों के अंदर जाती है, एक चीज से दूसरी चीज बनती है, दूसरी से तीसरी चीज, इसको कहा जाता है बच्चों हमारा ग्लोबल वैल्यू चेन। और इसके तहत में क्या होगा सर, इंटीग्रेशन भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। फिर इसके अलावा क्या होगा सर, जो रसायन हम बाहर से मंगा रहे थे उसको अब हम घर पे ही बना लेंगे, तो हमारा जो आयात है उसको भी क्या मिलेगा, उसमें भी कमी आएगी, आयात को कम करने के सब्स्टिट्यूशन को भी क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सर जो हमारी ठीक है खुद की भारत की जो खुद की घरेलू निवेश है उस वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा बाहर से भी कुछ देश आके क्या करेंगे, निवेश बढ़ाएंगे, आकर्षित करेगा दोनों को। फिर इसके अलावा सर लगभग जो है यहाँ पे कितना होगा सर, अगर यहाँ बन रहे पार्क तो सर यहाँ पे क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी। इसके अलावा कोई चीज भारत अगर खत पे भी बना रहा तो भारत क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत, तो उसको भी क्या करेगा बच्चों, ये बूस्ट करेगा। चलिए, भव्य रसायन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य देश में केमिकल पार्क की स्थापना करना है। बिल्कुल सर, कितने केमिकल पार्क होंगे, 3 केमिकल पार्क। अभी तो इनकी जो है लोकेशन फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में से किसी एक में ही स्थापित किया जाएगा। क्लियर होगा, ठीक है। यह योजना केवल प्राइवेट सेक्टर द्वारा वित्त पोषित है, सरकार की कोई भागीदारी क्यों नहीं है सर, आपने देखा तो था सर, केंद्र सरकार 1000 करोड़ कर रही है और राज्य सरकार 500 करोड़ कर रही है। यहाँ पे केंद्र सरकार कर तो रही थी। क्लियर हुआ है यहाँ तक, तो ये तो गलत हो जाता है, सरकार की कोई भी भागीदारी नहीं है, ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाता है। देन इस योजना में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, मतलब कि सर पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए सीईटीपी बताया था मैंने आपको कि सर कोई भी पानी दूषित जल जो है वो सीधा नदियों के अंदर नहीं छोड़ा जाएगा, उसके अंदर से दूषित तत्व हटाने के बाद उस पानी को थोड़ा प्योर करने के बाद उसके बाद ही उसको भेजा जाएगा। उसके अलावा जो दूषित जल है, दूषित जो तत्व है, उनको भंडारण भंडारण करने के बाद उनका डिस्पोजल, मतलब कि उनको नष्ट करने का काम भी किसके द्वारा होगा सर, वो होगा टीएसडीएफ जैसी सुविधाओं के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है, तो ये तो हमने अब चेक किया था, तो यहाँ पे ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है, ये मेरा गलत हो जाता है, केवल एक और 3 बचता है। चलिए बच्चों, फिर हुआ है हमारे यहाँ पे सर सारनाथ। सारनाथ जो है सर इंडिया की 45वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। ठीक है, क्या हुआ है सर, सारनाथ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी के अंदर है बच्चों। बनारस जिसको आप लोग बोलते हैं, बनारस के अंदर है ये। काफी सुंदर जगह, काफी बढ़िया शिव की नगरी है बच्चों। इसको जो है इंडिया का क्या किया गया है, 45वां यूनेस्को की विश्व धरोहर जो साइट है इसको घोषित किया गया है। जिसके अंदर क्या हुआ है सर, ये निर्णय यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 48वें सत्र, कहां पे, बुसान साउथ कोरिया के अंदर लिया गया है। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग, मतलब कि इंडिया के अंदर कुल कितनी हो गई है साइट, सब सर 45 साइट्स हो चुकी हैं। ठीक है, और एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, अब देखिए बात करता हूं मैं विश्व धरोहर जो कन्वेंशन है, ठीक है, इसको अडॉप्ट कब किया गया था कि सर बहुत सारी चीजें हमारी सांस्कृतिक होती है, कुछ प्राकृतिक होती है, तो धरोहर जो होती है हमारी उसको बचाने के लिए यहाँ पे एक जो है एग्रीमेंट साइन किया गया था। सबसे पहले बना था बच्चों ये 1972 के अंदर,
अंदर और इसको लागू किया गया 1975 के अंदर। भारत के द्वारा इस एग्रीमेंट पे कब साइन किया गया था? 1977 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है सर? कल्चरल, सांस्कृतिक और जो है क्या है हमारी, ठीक है, प्राकृतिक धरोहर है उसको प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और ट्रांसमिशन के अलावा इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना। सर 3 तरह की चीजों को इसमें संरक्षण प्रदान किया जाता है। पहली हो जाती है सर मेरी सांस्कृतिक, दूसरी हो जाती है सर मेरी प्राकृतिक, और तीसरी हो जाती है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कोई चीज सांस्कृतिक भी हो और प्राकृतिक धरोहर भी हो, तो उसको मिश्रित धरोहर कह देते हैं। ठीक है, उसको बनाया जाता है। सारनाथ का क्या महत्व है सर? यहाँ पे जो है बुद्धा ने अपना पहला जो है सरमन दिया था। लोकेशन का है वाराणसी के पास, यूपी के अंदर है। ये 4 प्रमुख बुद्धिस्ट की जो पिलग्रिमेज, मतलब कि जो यहाँ पे जो है हम जो है धर्म यात्रा करते हैं, उस यात्राओं के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट में से 4 में से सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके अलावा सर, सारनाथ के अलावा कौन कौन सी है? सारनाथ तो एक एक सारनाथ हो गई, 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली सारनाथ हो गई, दूसरा है लुम्बिनी। लुम्बिनी पड़ता है बच्चों नेपाल के पास, जहां पे बुद्ध जो है यहाँ पे इन तपस्याओं के अंदर क्या किया था इन्होंने? तपस्या की थी। देन इसके अलावा जो है कैवल्य की प्राप्ति यहाँ इनको बोध गया के अंदर हुई थी, और कुशीनारा या फिर कुशीनगर के अंदर इन्होंने जो है यहाँ पे संन्यास समाधि ले ली थी। मतलब बुद्धा की जो मृत्यु है वो कुशीनारा के अंदर हुई। यहाँ पे पहले यहाँ लुम्बिनी में रहते थे कपिला वस्तु के पास, ठीक है, यहाँ पे उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, यहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। चलिए हिस्टोरिकल अपने भाई, गौतम बुद्धा ने कैवल्य की प्राप्ति के बाद पहला उपदेश, पहला सरमन यही दिया था, जिसको क्या कहा जाता कि अब से जो है धर्म का चक्र परिवर्तन होने वाला है। तो इसका नाम क्या दिया था? धर्म चक्र परिवर्तना, मतलब कि द व्हील ऑफ धर्मा इज टर्निंग। ठीक है, यहीं से बुद्धिस्ट संघ की शुरुआत हुई, बुद्ध के जो संघ होते हैं उनकी शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट क्या है सर? एक है मेरा धार्मिक स्तूपा, सर यहीं पे, यहीं बिल्कुल फिक्स इस जगह पे बुद्धा का पहला उपदेश था। पहला उपदेश यहीं खड़े होके दिया गया था, उस जगह पे यहाँ पे क्या बनाया गया? ठीक है, धार्मिक स्तूपा बनाया गया। इसको किसके द्वारा बनाया गया? अशोक सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। ठीक है, दूसरा था बच्चों मेरा चौखंडी स्तूपा। चौखंडी स्तूपा क्या था? जहां पे बुद्ध ने अपने पहले 5 डिसाइपल्स को इकट्ठा किया था। ठीक है, बुद्ध के पहले 5 शिष्य यहाँ बैठे थे, पहले 5 शिष्यों को एकत्रित, संगठित यही किया गया था, संगठित यही हुए थे। और इसको बनाया गया है बच्चों गुप्त काल के बीच में। इसके अलावा और क्या मिलता है सारनाथ के अंदर? सर सारनाथ के अंदर मिलता है मुझे अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ मिलता है बच्चों मुझे। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है वो भी हमें यहाँ से मिलता है। इसके अलावा अशोका ने क्या किया है सर? तीसरी 3rd सेंचुरी और के अंदर स्तूपा और मोनेस्ट्रीज का निर्माण किया और धर्म के प्रचार के लिए क्या करे गए? अभिलेख उनके द्वारा बनाए गए। अब सारनाथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारनाथ वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया। लिस्ट में क्यों घोषित ही कर दिया गया है? शामिल नहीं, घोषित कर दिया गया है। कौन सी है सर? 45वीं साइट है, 45वीं विश्व धरोहर साइट है। क्लियर हुआ? तो ये सर हमारा गलत हो जाता है। देन अशोका का जो लायन कैपिटल है, अशोका का जो स्तंभ है वो भारत के राष्ट्र का, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, वो सारनाथ से संबंधित है। बिल्कुल सही सर, सही पूछा है मुझसे, तो यहाँ पे सही में हो जाते हैं बच्चों। देखिए अब यहाँ पे अगर मेरे से पूछ ले सही पूछा है गलत मान लीजिए, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ऐसा हो जाता है 1 1 और 3। सर यहाँ पे इसको कर लेते हैं बच्चों सही, 1 और 3। चलिए आगे चलते हैं। एक हमारा आया है सोलर दीदी बनेगी समृद्ध भारत गांव, मतलब कि क्या हुआ है हमारा कि सर दीप्ति योजना, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है दीप्ति योजना, मतलब कि डिसेंट्रलाइज वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन लॉन्च किया गया है। चलिए बच्चों इसके अंदर क्या है सर? ये इंडिया की पहली स्टेट लेवल, राज्य लेवल की नीति है, जिसके तहत जो है वुमेन लेड एसएचजी, मतलब कि सर महिलाओं के द्वारा चलाए जाने वाले स्वयं सहायता समूह को क्या किया जाएगा? यहाँ पे जो है सर डिस्ट्रीब्यूटिव रिन्यूएबल वैन्युअल चेन, मतलब कि सर जो सोलर प्लांट्स होते हैं हमारे, सर जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसकी जो वैल्यू चेन है उसके अंदर क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। क्या करेगा ये सर? ये जो है भारत के जो है ग्रामीण क्षेत्रों का परिवर्तन किसमें करेगी? पंचायत और रूरल डेवलपमेंट दिमाग के साथ मिलकर क्या करेगी? लागू करेगा। 5 साल में 5000 वुमेन लेड एंटरप्राइजेस, मतलब कि जो है यहाँ पे
एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाएगा, यहाँ पे जो है नई जो है उद्यमिता को जहाँ पे स्थापित किया जाएगा, इसका उद्देश्य ये है। फिर इसके अलावा लगभग 50,000 जॉब्स इसके अंदर क्रिएट किए जाएगी, 5 लाख परिवार और 10,000 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को एनर्जी यहाँ पे पहुंचाई जाएगी इसके थ्रू। ठीक है, की फीचर्स क्या है सर, महिलाओं को जो है तकनीकी शिक्षा या तकनीकी कौशल की शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा जो है छत पर जो है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन किया जाएगा। इसके अलावा सर जो उसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशंस का खर्चा होता है वो भी यहाँ पे उसका भी कौशल महिलाओं को सिखाया जाएगा। और जो समुदाय है उसमें आपस में इंटरेक्ट करके इस ऊर्जा का उपयोग जो है इस योजना का और फायदा पहुंचाया जाएगा। फिर इसके अलावा है जो इसके अंदर जो भी महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य रहेंगी उनको क्या कहा जाएगा, सोलर दीदी कहा जाएगा। इनके माध्यम से क्या होगा सर, एक होता है एक जगह सारी एनर्जी आके इकट्ठी हो जाए, मैं कहूं उसी चीज को मैं क्या कर दूं सर, छोटे 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 प्लांट बना दूं, ताकि जो है वही एनर्जी तो वैसे ही रही। ठीक है, एनर्जी वैसी रही, उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, डिसेंट्रलाइज एनर्जी को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है बच्चों, तो दीप्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना महिलाओं की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। बिल्कुल सर सही बात है। ये योजना पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है। नहीं बच्चों, केंद्र सरकार द्वारा नहीं है, किसके द्वारा है सर, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा यह गलत हो जाता है, ये सही है। इस योजना का लक्ष्य वुमेन लेड एंटरप्राइजेस और जॉब्स का सृजन करना है। बिल्कुल सही है सर। लगभग जो है 5,000 इनको जो है वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा